हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोग टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने बात की कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट ऑलवेज सप्लाई होता है और जो ये सप्लाई है ये आपके सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में स्पेसिफाई है। हम लोगों ने बात की थी जो आपका सेक्शन 7 है उसका सब सेक्शन 1 आपको टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बताता है, यानी जहां पर जीएसटी लगता है। सब सेक्शन 2 आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बताएगा और सब सेक्शन 3 आपको डिक्लेयर सप्लाई के बारे में बताएगा। हम लोग सब सेक्शन 1 यानी नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाई को डिस्कस कर चुके थे कि जो आपके जितने भी कंसीडरेशन के लिए ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज हैं वो सारी आपकी सप्लाई मानी जाएंगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपकी सप्लाई मानी जाएंगी और कुछ सप्लाई हमने बात की थी कि जो बिना कंसीडरेशन है फिर भी सप्लाई मानी जाती हैं। मेनली 4 ट्रांजैक्शन थी वो, जब आप परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, जब रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई है, थर्डली जब प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में सप्लाई है, एंड फोर्थली अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज। फिर हमने लास्ट में हमने बात की थी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई और डिक्लेयर सप्लाई के पे जाने से पहले जो आपका 7th सेक्शन है यानी जो सब सेक्शन 1 है इसका, उसके अंदर एक और सेक्शन था पहले जो था आपका सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डी, जो था आपका डीम्ड सप्लाई के ऊपर, यानी कि कौन सी सप्लाई आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। हाउएवर अब जो ये सेक्शन है ये डिलीट कर दिया गया है और इसका जो नाम है अब वो सेक्शन 1A है, यानी अब ये क्लोज डी वगैरह नहीं है, इसके साथ ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A है डीम्ड सप्लाई के ऊपर। डीम्ड सप्लाई का मतलब है जो मैंने अभी बोला कि कौन सी सप्लाई क्या डीम्ड की जाएगी, यानी क्या मानी जाएगी कि पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। जो ये सर्विसेज जो पर्टिकुलर सप्लाई है वो गुड्स मानी जाएगी या सर्विसेज मानी जाएगी, इनसे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपका स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में। ये कुछ आइटम्स बताता है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में यहाँ पर क्या क्या आएगा? पहला, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, यानी जब आप क्या कर रहे हो, किसी को गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो और जब आप उसको गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो साथ में उसका टाइटल यानी उसकी ओनरशिप भी उस पर्सन के पास जा रही है, तो ऐसे में ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स माना जाएगा क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी अगर कोई गुड्स आप किसी को दे रहे हो जहाँ पर आप उसको उसकी ओनरशिप भी दे रहे हो तो वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर होती है। दूसरा, अगर ट्रांसफ़र आप कर रहे हो बिना टाइटल को ट्रांसफ़र किए यानी विदाउट टाइटल इन गुड्स, इसका मतलब देखो आप किसी को गुड्स तो दे रहे हो, अपना सामान तो दे रहे हो, बट उसकी ओनरशिप नहीं दे रहे, यानी उसको वो चीज़ उसकी नहीं हो जाएगी देने से, आप सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए दे रहे हो। वहाँ पर आपने ओनरशिप दे दी यानी वो सामान उसी का हो गया, तो यानी आपने गुड्स को सप्लाई किया है, बट यहाँ पर आपने सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए दिया है, ओनरशिप नहीं दी, तो यहाँ पर जो ये सप्लाई है ये मानी जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी टाइटल दिया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और टाइटल यानी ओनरशिप नहीं दी है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन फ्यूचर, यानी अभी तो आपने ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया है लेकिन आपने एक डेट डिसाइड की है कि फ्यूचर में आप उसको उसका टाइटल भी दे दोगे। एट प्रेजेंट सिर्फ पोजेशन दे रहे हो, तो ऐसे में टाइटल जाएगा तो सही सामने वाले के पास, चाहे आज चाहे फ्यूचर में, तो ये भी आपका सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। यानी ट्रांसफ़र के केस में अगर टाइटल जा रहा है चाहे आज चाहे फ्यूचर में तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, और अगर टाइटल नहीं जा रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। दूसरा है ट्रांसफ़र के बाद सेकंड है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। देखो अगर आप किसी को दे रहे हो अपनी लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए, यानी
किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ कोई लैंड, खाली पड़ी ज़मीन किसी को दे रहे हो, चाहे वो रेंट पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, किसी भी तरीके से आप किसी को अपनी लैंड दे रहे हो, तो आपकी लैंड को देना माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी अपनी लैंड किसी को देना ऑलवेज, चाहे आप रेंट पे दो, लीज पे दो, किसी भी तरीके से दो, लाइसेंस दो उसको उस लैंड को यूज़ करने का, वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही कंसीडर होगा। दूसरा है कि आप क्या दे रहे हो, लेट आउट कर रहे हो अपनी बिल्डिंग को, यानी आप क्या कर रहे हो, अपनी कोई बिल्डिंग, कोई कॉम्प्लेक्स किसी को दे रहे हो रेंट पे या लीज पे, लेकिन वो आप क्या कर रहे हो, यानी आप उसको या लीज पे दे रहे हो या कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल काम करने के लिए, यानी जो आप दोगे वो सिर्फ बिजनेस के पर्पज से होना चाहिए। अगर आप अपने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स किसी को यूज़ करने के लिए बिल्डिंग के काम से या बिजनेस के काम से दे रहे हो, तो वो भी आपकी मानी जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी आप किसी को लैंड दो या बिल्डिंग दो यूज़ करने के लिए, तो वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही कंसीडर होती है। थर्ड है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर किसी और पर्सन की गुड्स को ले रहे हो और उस पर कोई चीज़ अपनी अप्लाई कर रहे हो, यानी किसी और के सामान पर आप कोई प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। देखो, किसी और के सामान पर प्रोसेस अप्लाई करने का मतलब है, यानी मान लो आपको कोई अपना सामान दे गया कि आपको इसकी पैकिंग करके देनी है, डेकोरेशन करके देनी है, तो यहाँ पर सामान तो किसी और का है, जिसका है उसी के पास रहेगा, आप सिर्फ उस पर कुछ करके दे रहे हो, कुछ काम करके दे रहे हो। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट या प्रोसेस जब किसी और की गुड्स पे किया जाता है, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही कंसीडर होता है। फोर्थ है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट्स। यानी जब बिजनेस की असेट्स को आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसके अंदर वेरियस केसेस हैं। पहला है ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। यानी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस की असेट को किसी को बेच रहे हो, यानी जिसका बिजनेस है, जिसका उन असेट्स के ऊपर राइट है, उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, उसके कहे मुताबिक आप किसी को वो गुड्स बेच रहे हो, चाहे कंसीडरेशन के लिए चाहे बिना कंसीडरेशन, तो ऐसे में वो जो पर्टिकुलर सप्लाई है वो मानी जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी जिसका सामान है बिजनेस का, जिसका बिजनेस है, उसकी परमिशन से आप किसी को गुड्स को बेच रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे कंसीडरेशन मिला हो चाहे नहीं, वो ऑलवेज ट्रांसफ़र ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है। दूसरा है प्रोवाइडिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज़। यानी अगर आप बिजनेस की असेट्स को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी जिसका बिजनेस है, अगर उसकी परमिशन से आप क्या कर रहे हो, बिजनेस के पर्पस से अलग पर्सनल यूज़ के लिए उन पर्टिकुलर गुड्स को यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि आप जो सप्लाई है वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब चाहे वो ये प्राइवेट यूज़ खुद कर रहा हो, चाहे किसी और को यूज़ करने का राइट दे रहा हो, यानी बिजनेस की असेट को अगर प्राइवेट यूज़ में लाया जाएगा उस पर्सन की परमिशन से जिसका बिजनेस है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। थर्डली गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट ऑन सीजिंग टू बियर ऑन सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। यानी एक पर्सन जो कि क्या है, पहले टैक्सेबल था बट अब सीज कर रहा है, यानी अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रह रहा है, तो ऐसे में वो बिजनेस असेट जो उसकी थी, यानी पहले वो टैक्सेबल पर्सन था, अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा, तो उसकी जो गुड्स होंगी वो क्या मानी जाएंगी। देखो, जो अगर किसी का बिजनेस है और वो क्या कर रहा है, बिजनेस बंद कर देता है, यानी वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रह रहा है, तो ऐसे में जब वो असेट्स को बेचेगा बिजनेस असेट की, तो ये माना जाएगा कि जिस टाइम उसने टैक्सेबल पर्सन होना बंद किया, उससे ठीक पहले उसने क्या किया था, उन गुड्स को ट्रांसफ़र किया था। यानी जैसे हमारा फर्स्ट केस था कि अपने बिजनेस की असेट्स को बेचा जा रहा है, ठीक उसी में वो आ जाएगा कि उसके टैक्सेबल पर्सन रहते हुए ही उसने वो गुड्स डिस्पोज ऑफ की थी, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानी जाएगी।
एक्सेप्शन है कि अगर वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर उसका कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, अब वो बिज़नेस को कैरी ऑन करने वाला है, तो वो ये इस केस के अंदर नहीं आएगा। अदरवाइज़ कोई अपनी गुड्स को क्या कर रहा है, किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है और वो क्या है, अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहने वाला, तो उसके द्वारा सप्लाई की गुड्स भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानी जाएगी। यानी प्राइवेट यूज़ वाली सर्विसेज, बाकी सारी सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस स्पेशली स्पेसिफाइड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो क्या है, स्पेशली बताई गई हैं कि ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानी जाएंगी। यानी इस पॉइंट के अंदर हम जितने पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाते हैं। और वो क्या क्या, पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लाइक बिल्डिंग, लैंड, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हो वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर, यानी अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। एक्सेप्ट अगर क्या हो गया है, सामने वाले ने क्या कर दिया है, उस पर्टिकुलर लैंड के रिगार्डिंग जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया है और आपको क्या है, पूरा कंसीडरेशन कैश में रिसीव हो चुका है, पूरा पैसा आप मिल चुका है, तो उस केस में तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जा सकती हैं। बट अदरवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती हैं। यानी कंसीडरेशन पूरा मिल चुका है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो सर्विस, अदरवाइज तो गुड्स, अदरवाइज सर्विसेज। थर्डली, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी आप किसी को अपना कॉपीराइट, पेटेंट राइट, कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी राइट क्या दे रहे हो, यूज़ करने के लिए दे रहे हो टेम्परेरली, तो ऐसे में जो वो आप यूज़ करने के लिए दे रहे हो अपना राइट, वो भी ट्रांसफ़र ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानी जाएगी। फिफ्थ है डेवलपमेंट, डिज़ाइन एटसेट्रा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी अगर आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट या डिज़ाइन करके दे रहे हो किसी के लिए, यानी कोई सॉफ्टवेयर किसी के लिए बना रहे हो, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। इसके बाद है एग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम और टू टोलरेट, यानी किसी काम को आप टोलरेट कर रहे हो या किसी को बर्दाश्त कर रहे हो, किसी की एक्टिविटी को, इस टाइप के आपके कोई भी एक्ट करते हो सिचुएशन से रिलेटेड, यानी जहाँ पर आप लोगों को हैंडल करने का काम कर रहे हो, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। एंड लास्टली, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को राइट, किस चीज़ का, अपनी किसी सामान को यूज़ करने का, तो वो भी क्या माना जाता है, ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। यानी आप रेंट पे दो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, कंस्ट्रक्शन करो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह का, किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करने को दो, सॉफ्टवेयर को बनाकर दो, किसी को टोलरेट करो, या फिर उसके अपनी किसी गुड्स को यूज़ करने का राइट दो, चाहे कैश में वो आपको पेमेंट कर रहा है या किसी और कंसिडरेशन में, किसी भी तरीके से, तो वो आपकी ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती है। तो ये था हमारा पूरा डीम्ड सप्लाई। अब हमारा क्या हो गया, सारी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई डिस्कस हो गई, डीम्ड सप्लाई डिस्कस हो गई। अब हम आते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर, यानी वो सप्लाई जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जो नॉन टैक्सेबल हैं। ये आपकी स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, देखो जो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, यहाँ पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है
ये जो सप्लाई होंगी ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी और ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। यानी ये दोनों में से कुछ भी कंसीडर नहीं होगी, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोनों में से कुछ भी नहीं मानी जाती, वो सारी सप्लाई आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती हैं। जो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई हैं ये आपकी स्पेसिफाई हैं शेड्यूल 3 में। इसमें 2 क्लोजेज हैं। एक जो आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का क्लोज ए है वो फर्स्ट इंक्लूजन फ्रॉम सप्लाई है, फर्स्ट एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई, और सेकंड है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लोज बी, सेकंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई। यानी पहले ये सारी सप्लाई एक्सक्लूड की गई थी और बाद में ये दूसरी वाली भी कर दी गई। अब बात करते हैं फर्स्ट एक्सक्लूजन क्या क्या हुआ था सप्लाई से और सेकंड एक्सक्लूजन क्या हुआ था। वैसे मेनली जो आपका जो ये शेड्यूल 3 है उसमें यही स्पेसिफाइड हैं। ये दोनों जो पार्ट हैं ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के हैं और इनमें से जो फर्स्ट एक्सक्लूजन है वो आपका शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई है। ये थोड़ा सा गलत बोल गई मैं, एक सेकेंड। अब इसके बाद हम बात करते हैं पहले कि फर्स्ट एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई कौन कौन सा है, यानी 3rd शेड्यूल में आपकी कौन कौन सी आइटम लिखी हुई है। पहला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। यानी अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस के कोर्स में, यानी अब आपने क्या किया हुआ है, किसी पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है और वो आपको किसी टाइप की सर्विस दे रहा है, तो देखो आपने उसे अपॉइंट किया हुआ है, आप उसे सैलरी दे रहे हो इसलिए वो कर रहा है। अब वो आपको जो सर्विस दे रहा है आप उसको अलग से सप्लाई कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी सर्विस जो है एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड किया जा करता है, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती हैं। दूसरा है सर्विसेज बाय एन कोर्ट और ट्रिब्यूनल। यानी कोर्ट या ट्रिब्यूनल हमें कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है। 3rd है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन। यानी कुछ पर्सन जो स्पेसिफाइड हैं यहाँ पर, उन सारे पर्सन्स के किए एक्ट भी ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो कौन कौन से? पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के मेंबर, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो मेंबर म्यूनिसिपैलिटी के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, किसी के भी हों, अगर जो है वो किसी भी पार्लियामेंट से या किसी भी इस टाइप की अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट हो चाहे अदर्स हो यानी पंचायत वगैरह हो, इनमें से किसी के भी मेंबर हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड by persons holding कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यानी संविधानिक पोस्ट पर जो भी पर्सन अपॉइंटेड हैं, यानी एक ऐसे पर्सन जो किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पर हैं, तो और वो उस कैपेसिटी में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की उस पोस्ट पर हैं, उस कैपेसिटी में कोई भी काम कर रही हैं, तो ना ही तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा उनका काम, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Thirdly, duties performed by persons in a body established by government। यानी कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी जिसे गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसके अंदर क्या है, आपको किसी कोई ड्यूटी असाइन की गई है, चाहे चेयरपर्सन की चाहे मेंबर की, और आप उस ड्यूटी के दौरान जो भी करते हो वो भी ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी
मेनली इस टाइप की सप्लाई हैं जो क्या है लोगों के भले के लिए यूज़ हो रही हैं, यानी लोगों को प्रोटेक्ट करना, या फिर जो ये ट्रिब्यूनल वगैरह काम कर रहे हैं या पार्लियामेंट के मेंबर, तो इस टाइप की जो काम होते हैं इन पे ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी पहली हमने बात की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, दूसरी कोर्ट और ट्रिब्यूनल की, तीसरी स्पेसिफाइड पर्सन्स की। फोर्थ है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफ बाय नहीं ऑफ फनरल ब्यूरियल एटसेट्रा, यानी किसी के अंतिम संस्कार से रिलेटेड, किसी को दफनाने से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या किसी डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटी कर रहा है, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कि अगर कोई क्या कर रहा है, अपनी लैंड और बिल्डिंग को बेच रहा है, किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल सेकंड पैराग्राफ 5 क्लोज बी के अकॉर्डिंग। देखो इस शेड्यूल में हमारे लॉ के जो भी लिखा हुआ है, सेल ऑफ बिल्डिंग से रिलेटेड एक शेड्यूल है सेकंड, जिसका पैराग्राफ 5 सब क्लोज बी लैंड और बिल्डिंग के बारे में बताता है। तो कह रहे हैं उस क्लोज के अंतर्गत जाकर कोई लैंड और बिल्डिंग बेची जा रही है, यानी जहाँ से भी उस क्लोज में स्पेसिफाई है उस अकॉर्डिंग आप लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते हो, तो भी वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड देन एक्शनेबल क्लेम लॉटरी अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी किसी भी एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़कर अगर कोई भी एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड आप काम करते हो तो वो भी आपका ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये 6 चीज़ें थी जो आपकी फर्स्ट इंक्लूजन फ्रॉम सप्लाई थी, यानी जो है सप्लाई के अंदर कंसीडर नहीं होती। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई की, कि बाद में क्या क्या एक्सक्लूड किया गया। तो जो आपका सेकंड एक्सक्लूजन है सप्लाई से, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपकी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी लोकल अथॉरिटी हो, वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, यानी पब्लिक की हेल्प के लिए वो कोई भी सर्विस को सप्लाई कर रही है, तो जो उनके द्वारा सप्लाई की गई पर्टिकुलर सर्विस है उसको ना आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, अगर जो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो काउंसिल की जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग की जा रही हैं, उसके अंदर रहकर की जा रही हैं, तो ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और जो ये जितनी भी एक्टिविटी हैं जो सेकेंडली एक्सक्लूसिव हैं, ये आपकी शेड्यूल 4 में स्पेसिफाई है। फर्स्ट इंक्लूजन वाली शेड्यूल 3 में थी, और ये जो एक्टिविटी हैं शेड्यूल 4 में स्पेसिफाई हैं। ये कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस देना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी गवर्नमेंट देती है। तो ये गवर्नमेंट जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है एज अ पब्लिक अथॉरिटी की तरह, कि पब्लिक के ऊपर अथॉरिटी जिनकी है, मतलब पब्लिक को सर्व करने के लिए कर रही है, तो ये सारी सर्विसेज भी ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये था हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में, कि जो फर्स्ट इंक्लूजन है और सेकंड इंक्लूजन ऑफ सप्लाई है ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानी जाती। अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया। अब लास्ट बच गई है हमारी डिक्लेयर सप्लाई, जो कि आपकी सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में स्पेसिफाई है। ये सब सेक्शन क्या कहता है, जो हमारी गवर्नमेंट है काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है स्पेसिफाई कर सकती है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर दोनों ही नहीं मानी जाएंगी। देखो हमने अभी बात स्टार्टिंग जब की थी पिछली वीडियो में, तब हमने बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है, जो लिस्ट है आपकी सप्लाई की, ये इंक्लूसिव है, यानी ये नहीं है कि जो लिखा है सिर्फ वही है, कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है और कोई भी निकाली जा सकती है। तो उसी पावर को आपकी ये डिक्लेयर सप्लाई बताती है, कि आपकी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पर क्या स्पेसिफाई कर सकती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी इन जो हमने बात किया कि इनसे रिलेटेड भी या किसी और चीज़ से रिलेटेड भी कभी भी चेंज कर सकती है, कि जो पर्टिकुलर सप्लाई है अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, सर्विसेज नहीं मानी जाएगी। या फिर ये भी स्पेसिफाई कर सकती है कि पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी,
ना कि गुड्स, और ये भी स्पेसिफाई कर सकती है कि एक पर्टिकुलर सप्लाई ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, ना ही सर्विसेज। यानी गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर सप्लाई को किसी भी चीज़ में से को डाल भी सकती है और वहाँ से निकाल भी सकती है। तो ये था आपका स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में कि सप्लाई में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।